आप अपने बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10th की पढ़ाई एनी बिसेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से की है 2012 में। उसके बाद मैंने अपनी 12th आदर्श सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर से की 2014 में। उसके बाद मैंने 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स BA LLB JNR व्यास यूनिवर्सिटी से किया जोधपुर से 2020 में। और उसके बाद सेम कॉलेज से मैंने LLM किया ह्यूमन राइट्स में। और अभी मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी आप जो जेएलओ का इंटरव्यू देने वाले हैं, इस जेएलओ इंटरव्यू में आप रहने वाले कहाँ के, ये तो आपने आपका एक एकेडमिक परिचय दिया, कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर में कहाँ के? जोधपुर में माता का धाम। अच्छा जी। तो आप ये बताइए, आपने एलएलएम किया है, एलएलएम कौन सी ब्रांच का है आपका? ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स में। तो ह्यूमन राइट्स दरअसल किन पे एप्लीकेबल, किन पे होता है ह्यूमन राइट्स? सर ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल इन नेचर के लिए, तो सभी पर्सन के लिए है। जी। तो ऐसा कई बार देखने में मिलता है कि एनिमल्स के ह्यूमन राइट्स, इनके ह्यूमन राइट्स, बर्ड्स के ह्यूमन राइट्स, तो ऐसा उनका भी ह्यूमन राइट्स होता है या ह्यूमन राइट्स फॉर ह्यूमन बीइंग होता है? नहीं सर, ह्यूमन राइट्स ह्यूमन बींग्स के लिए है। हाँ, वेरी नाइस। तो आपने ये जो जेएलओ बनने के लिए आपने सोचा, इसकी तैयारी की, इसका आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जेएलओ ही क्यों बनना चाह रहे हैं? आरटीएस भी आने वाला है, एपीओ भी, इससे भी और भी एग्जाम है, तो आपने जेएलओ का ही क्यों ऐसा मन बनाया? सर मैंने लॉ किए तो लॉ के फील्ड के एग्ज़ाम की तैयारी की, आरजेएस की भी की थी, पहले एग्ज़ाम भी दिया था, बट मैं उसको क्लियर नहीं कर पाई। और उसके बाद जो अपकमिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे सामने थी वो जेएलओ थी। और मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, इसलिए अभी इसी फील्ड में अपना बेस्ट देना है। ओके, वेरी नाइस। तो ये जैसा आप इसका अभी रिसेंटली जो न्यू लॉज आए हैं, क्रिमिनल लॉज, उनके बारे में जो कुछ चीजें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और नागरिक सुरक्षा संहिता, इनके बारे में आपको क्या लगता है, चेंज हुए, जो सही हुए हैं, या पहले जो था वो ठीक था? सर मुझे लगता है कि ये जो चेंज हुए वो सही हुए, क्योंकि जो पुराने लॉज थे वो कॉलोनियल टाइम के थे और समय के साथ उनमें कुछ बदलाव की भी ज़रूरत थी। और कुछ ऐसे लॉज भी थे जिनकी आज के समय प्रासंगिकता नहीं रही, और कुछ नए अपराध भी होने लगे, तो उनको इंक्लूड करना भी ज़रूरी था, इसलिए नए लॉ सही है। ओके। तो इन नए लॉ में आपको क्या लगता है, ऐसा भारतीय न्याय संहिता में कौन सी चीजें हैं जो ऐड हुई हैं, और उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर भारतीय न्याय संहिता के अंदर 20 नए ऑफेंसेस को ऐड किए गए जो पहले आईपीसी के अंदर नहीं थे। जैसे मॉब लिंचिंग है, टेररिज्म है, हिट एंड रन केसेस हैं। तो मैं अभी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। ओके। तो इनके बारे में जो नया चेंज किया गया है, ऐसा ही क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी कोई चेंज है क्या? जी सर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ टर्म्स थी जो इनह्यूमन मानते थे, जैसे अनसॉन्ड, उनको टर्मिनोलॉजी को चेंज कर दिया, पर्सन विद मेंटल डिसेबिलिटी से चेंज किया, और जो मर्सी पिटिशन है उसका प्रोसीजर अलग से दिया उन्होंने। ओके। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कोई चेंज है जो आपको ध्यान में हो? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पहले 167 सेक्शन थे, अब 170 कर दिए हैं, और इसमें जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड किया है, और जो सेकेंडरी एविडेंस थे उनकी लिस्ट को भी एक्सटेंड किया है। ये तो इन लॉज की बात हुई। ऐसे अभी इन दिनों जैसे आप वुमेन हैं, और वुमेन से रिलेटेड जो रिजर्वेशन की बात आई, तो उसमें क्या आपको लगता है रिजर्वेशन ठीक है या नहीं है? क्या आपका क्या मानना है? सर मुझे लगता है कि ये रिजर्वेशन ठीक है, क्योंकि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में बहुत कम था। इस रिजर्वेशन से उनका एक मिनिमम जो प्रेजेंस है वो सिक्योर हो पाएगी, और इनसे इंस्पायर होकर और भी वुमेन्स पॉलिटिक्स में आएगी, और जो मैन और वुमेन्स के बीच में एक जो गैप है वो कम होगा पॉलिटिकल स्पेयर में। ये जो रिजर्वेशन मिला है, इसको और बेटर तरीके से लागू हो, उसके लिए आपको लगता है इसमें कुछ और भी चेंज होना चाहिए था वुमेन रिजर्वेशन के बारे में? सर मुझे लगता है कि जैसे ये रिजर्वेशन सिर्फ लोकसभा के अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन प्रदान करता है, तो राज्यसभा में भी होना चाहिए था, और
50% की जगह इसको और बढ़ा सकते थे ताकि वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन और अधिक सिक्योर हो सकता था। ठीक है, तो ऐसे जो, और अभी इन दिनों एक और बात चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन या इलेक्टरल बॉन्ड की भी बात चल रही है, तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन होना फायदेमंद है या नहीं है, आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं, लेकिन इसके मेरिट्स ज़्यादा है कि वन नेशन वन इलेक्शन से एक तो टाइम सेविंग होगा और एक कॉस्ट भी कम लगेगी, और जितने जो गवर्नमेंट का काम है कि जनता के वेलफेयर के लिए काम करे, वो मेजर काम वो इलेक्शन के प्रचार प्रसार में उनका समय चला जाता है, तो वो नहीं हो जाएगा। ओके, आप जेएलओ बनना चाह रहे हैं और आपने इसमें जो ऑफिस से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में आप बताइए। आईपीसी में, सीआरपीसी में जो प्रोविजन किए गए हैं, ऑफिस से रिलेटेड कौन सी जो चीजें हैं, इसमें कौन से सेक्शंस, कौन से प्रोविजंस हैं जो ज्यादा काम में आते हैं? जैसे आप बेल के बारे में क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप जेएलओ हैं, तो जेएलओ का काम का जो नेचर है, आप अपना ओपिनियन देंगे, तो ऑफिस में जितने केसेस हैं उनको कम करने में आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे? सर जेएलओ का मेन काम होता है गवर्नमेंट को, जो डिपार्टमेंट में जहाँ पे वो अपॉइंटेड होते हैं वहाँ लीगल एडवाइस देना, और कि किसी मैटर में अपील होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। अगर डिपार्टमेंट के बिहाफ पर कोई मैटर कोर्ट में पेंडिंग है तो उनकी मॉनिटरिंग करना, और इसी के और प्री लिटिगेशन स्टेज पर अगर कोई डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है गवर्नमेंट और किसी पार्टी के बीच में, तो उसके एफर्ट्स लगाना। तो मैं उसके रिगार्डिंग जो भी इशू होगा उस पर फैक्ट की स्टडी करके अपनी ओपिनियन दूंगी। अभी कल परसों ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो बार बार एडजॉर्नमेंट होता है मामले, इससे पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रही है, जुडिशरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और कल हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं एमएम श्रीवास्तव साहब, उन्होंने भी कहा कि जुडिशरी के लिए और चैलेंज तो है ही है, इसके साथ में पेंडिंग केसेस का बड़ा चैलेंज है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इसको लेकर के चिंता जाहिर कर चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट भी चिंता जाहिर कर चुके हैं, और हर डिपार्टमेंट में पेंडिंग केसेस काफी हैं। आप जेएलओ के रूप में आप किस तरह से अपना रोल प्ले करेंगे ताकि ये जो केसेस, नंबर ऑफ केसेस हैं, ये डिक्रीज होने के बजाय, ये इंक्रीज होने के बजाय ये डिक्रीज हो जाए, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? सर इसमें एक तो ये कि एडजॉर्नमेंट जो लिया जाता है, मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से काम करना हो, मैं अपनी फाइलिंग तैयार करूँ और एडजॉर्नमेंट नहीं लेना पड़े गवर्नमेंट को। और दूसरा, पार्टीज के अंदर एमिकेबल थ्रू सेटलमेंट हो सकता है अगर डिपार्टमेंट और किसी पर्सन के बीच में, तो उनके लिए मैं एफर्ट्स करूँगी। ये एमिकेबल थ्रू सेटलमेंट क्या होता है? जो विदाउट लिटिगेशन सेटलमेंट होता है, जैसे आर्बिट्रेशन से, मीडिएशन से, तो उनके थ्रू डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी ताकि ये केसेस कम हो सके। क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इनकी वजह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और पैसा है वो इन पेंडिंग केसेस की वजह से लगता है, तो इसके बारे में और क्या प्रोविजंस हो सकते हैं या आपकी तरफ से और क्या एफर्ट्स हो सकते हैं ताकि डिपार्टमेंट आपको ही क्यों सेलेक्ट करे, और लोग आए हैं उनको सेलेक्ट करे, या आपको क्यों जेएलओ भी सेलेक्ट किया जाए, उसके पीछे आप क्या मानते हैं? सर मुझे लगता है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, अपने काम को लेकर पैशनेट हूँ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मैं काम करती हूँ, इसलिए मुझे सेलेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी मुझे और से डिफरेंट बनाती है। क्योंकि वैसे जब तक कोई बनता नहीं है तब तो सब ऐसे ही बातें कहते हैं, बनने के बाद में सब उसमें एकदम आराम के उस मूड में आ जाते हैं कि अभी जैसे बस अब गवर्नमेंट के अपन परमानेंट हो गए। तो क्या आप किस तरह से काम करना चाहेंगे ताकि औरों से जो डिपार्टमेंट के लिए भी हेल्पफुल हो और आप डिपार्टमेंट के लिए हेल्पफुल हो? जो ये एक ट्रेंड चला आ रहा कि एक बार गवर्नमेंट में लग गया, लगता नहीं है जब तक, तो वो ऐसे ही बातें करता है और लगने के बाद में डिपार्टमेंट के लिए उतना हेल्पफुल नहीं होता है, तो उसके बारे में आप क्या करेंगे? सर मैं रेगुलर जो मेरा काम होगा ओपिनियन से रिलेटेड या फाइल ड्राफ्ट करना, तो मैं टाइमली अपने काम को करूँगी और पंक्चुअल रहूँगी अपने काम को लेकर। आप फाइल को किस तरह से ऐसे ड्राफ्ट करेंगे ताकि ये, उसके लिए आपका क्या एक प्लान रहेगा कि हमें किस तरह से उनको प्रिपेयर करना है?
जनरली किस तरह के मैटर्स यहाँ पे ज़्यादातर आएंगे ऑफिस में, उनको कैसे डील करेंगे आप? यहाँ सिविल नेचर के भी आएंगे, क्रिमिनल नेचर के मैटर भी होंगे, क्रिमिनल के कम होंगे, जैसे सिविल के होंगे, तो उनको आप किस तरह से क्या करेंगे? सर मैं उन जो भी फाइल होगी उसके फैक्ट की स्टडी करके उसके अपनी एक ओपिनियन फ्रेम करूंगी और जो डिपार्टमेंट कंसर्न जिनको देनी है उनको मैं अपनी ओपिनियन सेंड करूंगी। इनमें जो बेल दी जाती है, बेल के जो ग्राउंड हैं, या किसी मामले में कोई पार्टी एडजॉर्नमेंट चाहती है, तो ऐसी जो लेट लतीफी वाला कारण है या कहीं पे उसका कोई रीजन बन रहा है, तो कोर्ट में कोर्ट का जो जजमेंट है उनके बारे में और रेफरेंस और रिवीजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर रेफरेंस कोर्ट के हाई कोर्ट की ओपिनियन लेने के लिए रेफर करता है किसी मैटर को एज टू क्वेश्चन जब अराइज होता है वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। और रिवीजन का ग्राउंड जनरली जुरिसडिक्शन के बेसिस पे होता है कि अगर किसी कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है, उसने एक्सरसाइज कर लिया है या इन एक्सेस जुरिसडिक्शन क्या है, जुरिसडिक्शन करने में फेल हो एक्सेस करने में फेल हो गया है, तो ये रिवीजन का ग्राउंड बनता है। और जिन मैटर में अपील नहीं होती है उनमें रिवीजन फाइल की जाती है। ओके, तो ये इन लीगल प्रोविजन के साथ में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल कौन से प्रोविजन इन दिनों जो ऐसे जजमेंट दिए गए हों जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हों, ऐसा कोई रिसेंट कोई जजमेंट आप बता सकते हैं? सर रिसेंट जजमेंट में सेम सेक्स मैरिज का है, तभी क्या क्या नाम क्या था उस केस का? सुप्रिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा था कि इस पर लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है और उन्होंने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं किया जा सकता इंडिया में अभी। आप यंग हैं, आप क्या मानते हैं, ऐसा सेम सेक्स मैरिज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कोर्ट का तो अपना ओपिनियन है, आप यंग हैं, आप यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो मैन और वुमेन के बीच में होता है और इसका पर्पस है रिप्रोडक्शन करना और एक फैमिली को इस्टेब्लिश करना। तो वो सेम सेक्स मैरिज से वो पर्पस फुलफिल नहीं होता है, इसलिए मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये नहीं होना चाहिए। ऐसा ही अभी हाल ही के दिनों में इलेक्शन से रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसको देश भर में काफी अप्रिशिएट किया गया। बता सकते हैं कौन सा जजमेंट था? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। उससे क्या चेंज आपको लगता है, क्या चेंज हो सकते हैं उससे? सर इलेक्शन बॉन्ड के अंदर ये होता है कि कोई भी पर्सन किसी भी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जो पैसा है वो ट्रांसफर कर सकते थे 1,000 रुपये से 1 करोड़ रुपए तक भी। तो इससे ये नहीं पता चलता कि फंडिंग पार्टीज को कहाँ से मिल रही है और इससे राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो इन्फ्रिंज हो रहा था, जो उसको अब सिक्योर किया सकता है। तो आपके डिपार्टमेंट में आप जेएलओ रहेंगे तो आपको भी राइट टू इन्फॉर्मेशन की खूब एप्लीकेशंस मिलेंगी, तो क्या आप उन सबका जवाब देंगी या किनका देंगी किनका नहीं देंगी? आरटीआई के बारे में बताएं थोड़ा। सर बिल्कुल, अगर कोई भी डिपार्टमेंट से क्वारी होगी, अगर मेरी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ओपिनियन चाहिए होगी तो मैं अपनी ओपिनियन जरूर दूंगी। आरटीआई में कौन सी चीजें मांगी जा सकती हैं, कौन सी नहीं मांगी जा सकती? सर आरटीआई के अंदर जो सिक्योरिटी से स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। अदरवाइज गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है या कोई भी गवर्नमेंट एक्ट करती है तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, या पॉलिटिशियंस के पास्ट जो बिहेवियर है या पास्ट जो उनका एक्शन है उनके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। आप और इस जेएलओ की सर्विस को और बेटर किया जाए उसके बारे में आपका कोई ऐसा सजेशन हो, कोई बात आप बताना चाह रहे हैं तो बताएं। सर मैं अभी तो मैं लगने के बाद में अगर मुझे लगेगा कि कोई सुधार की गुंजाइश है या फिर ऐसा कुछ मैं कर सकती हूँ तो फिर मैं अपनी ओपिनियन फ्रेम कर सकती हूँ। अभी मुझे इसका अनुभव नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।